आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज। जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हैं कि प्रोडक्शन दो चीज़ों की होती है, एक गुड्स की होती है और एक सर्विसेज की होती है। गुड्स टेंजिबल होती हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होते हैं। गुड्स सेम होमोजेनियस होते हैं, सर्विसेज हेट्रोजेनियस होती हैं। तो बिजनेस रन करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को गुड्स और सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे सर्विसेज के साथ। सर्विसेज की डेफिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्या किसे कहते हैं सर सर्विसेज? सर सर्विसेज आर दोज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, essentially intangible होती हैं सर, that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of production or another services। मतलब सर्विसेज जो आप लोगों के पास हैं वो intangible होती हैं, tangible नहीं है स्टूडेंट्स। सर्विसेज जो आप लोगों के पास हैं वो intangible है, जिसको कभी टच नहीं किया जा सकता। सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्रोवाइडर चाहिए जो प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज। जो गुड्स होते हैं वो एक फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर डिलीवर्ड टू अ बायर एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। सर्विसेज में कभी भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक जगह दूसरी जगह नहीं जाती। सर्विसेज सिर्फ सर्विसेज जाती हैं, मेरे अंदर है, मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं, बट मैंने अपना सब कुछ ट्रांसफर आप लोगों को नहीं कर दिया। सिर्फ पर आवर 30 मिनट्स 2 आवर्स की सिर्फ सर्विसेज दी हैं, बट गुड्स दे दिया तो गुड्स में डायरेक्टली ओनरशिप जाती है। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो सर्विसेज कैसी होती हैं कुणाल सर? सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं, इसको कभी भी टच नहीं किया जा सकता। सर्विसेज इनकंसिस्टेंसी होती है, जिसके अंदर इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर रेगुलर वे में नहीं हो पा रही, मतलब आज आप लोग कर रहे हैं, कल आपका मन ना करे। क्या पता मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कल मेरे पास ये जिस तरीके से आज पढ़ा रहा हूं, क्या पता मेरा कल सेम वे में पढ़ाने का मन ना करे। इसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। इनसेपरेबिलिटी है, मुझसे मेरी सर्विसेज कोई सेपरेट नहीं कर सकता। मैं आज पढ़ा रहा हूं, 10 साल बाद भी पढ़ा सकता हूं, 20 साल बाद भी पढ़ा सकता हूं। इन्वेंट्री और स्टोरेबिलिटी। आज आप ये बोलोगे कुणाल सर अगर आप सर्विसेज की बात ही कर रहे हो तो एजुकेशन सर्विस को तो फिर आज वीडियो बनाकर स्टोर करा जा सकता है, बट मोस्टली सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विस कैसे स्टोर करके रख लोगे अपने पास? तो सर्विसेज कभी स्टोरेबल नहीं होती हैं, गुड्स फिर भी स्टोर करे जा सकते हैं। और इन्वॉल्वमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में एक जो प्रोवाइडर है उसकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी सर्विसेज अपने बिना इन्वॉल्व होकर नहीं दे सकता किसी को। इसका मतलब अगर गुड्स मैंने किसी को बेचने हो तो मैंने आज शुभम को बोल दिया कि यार आप किसी और को गुड दे देना मेरी जगह, तो गुड्स फिर भी मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हो तब भी चले जाएगा कि मेरे बायर के पास। सर्विसेज मेरे बायर के पास नहीं जाएंगी जब तक मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो मैं आपको कुछ फीचर्स बता रहा था कि सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट आप लोगों का फीचर है बच्चे इनटैंजिबिलिटी, सेकंड फीचर आपके पास इनकंसिस्टेंसी, थर्ड फीचर आपके पास इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री एंड इन्वॉल्वमेंट। तो सब कुछ मैंने आप लोगों से नेचर ऑफ सर्विसेज के अंदर मार्क किया है आई के नाम से। ये सारे आप लोगों के पास आई हैं, याद रखना हमेशा। इनटैंजिबल बता चुका हूं कि कोई इसमें मटेरियलिस्टिक नहीं होता, टच नहीं किया जा सकता। Inconsistency, the second important character of services is inconsistency. Service provider are required to change their offer according to their expectation. आज कुछ और सर्विस, कल कुछ और सर्विस। Inseparability, मेरी सर्विस कभी मुझसे सेपरेट नहीं हो सकती। Inventory, the main feature of service is that services are consumed at the time when they are produced. जब आप लोगों के पास कोई सेशन है, कोई काउंसलिंग हो रही है बच्चों अगर, तो वो जब हो रही है आप लोग तभी लेंगे, वो स्टोर किया ही नहीं जा सकता। So there is no need to maintain inventory. If services are not consumed immediately, then it is total loss. Involvement of customer in the service delivery process is the most important. मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपकी इंपॉर्टेंस, आप लोगों को कितना ध्यान है उस सर्विसेज को गेन करने में, ये बहुत इन्वॉल्वमेंट है। मैं भी इन्वॉल्व हूँ, आप लोग भी इन्वॉल्व हूँ। अगर आप में और मेरे दोनों के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त पर नहीं हुआ तो शायद से सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो आप लोगों को डिग्रेडेड लगेगी और सर्विसेज का लॉस हो जाएगा। ये मेरे पास फीचर्स हैं बच्चों सर्विसेज के। तो जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर शुरू होता है, सबसे पहले डिफरेंस करना होता है कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। सर गुड्स एक फिजिकल प्रोडक्ट है, जल्दी वाला करते हैं। गुड्स एक फिजिकल प्रोडक्ट है विच आर डिलीवर्ड टू अ बायर। सर्विसेज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, एसेंशियली इंटेंजिबल। नेचर, गुड्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, services can be activity or a process
गुड्स कैसे होते हैं होमोजेनस, सर्विसेज कैसी होती हैं हेट्रोजेनस, गुड्स कैसे होते हैं टेंजिबल, सर्विसेज कैसी होती है इनटेंजिबल, डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज गुड, हर कस्टमर को सेम गुड मिलेंगे। अगर मैं ये पेन बेच रहा हूँ, क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबको पेन दे रहा हूँ, सबको सेम पेन मिलेगा। बट अगर आप मुझसे 1 घंटे पहले आते तो मेरा माइंड कुछ और था, शाम को आओगे तो इतने क्लासेस लेने के बाद मेरा माइंड और मेरा नेचर कुछ और हो जाएगा। तो सर्विसेज कभी भी सेम नहीं दी जाती, गुड्स हमेशा सेम दिए जाते हैं। इन्वेंट्री, गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। इंसेपरेबल, गुड्स सेपरेट हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है, सर्विसेज कभी भी प्रोड्यूसर से सेपरेट नहीं हो सकती। इन्वॉल्वमेंट, सर्विसेज देने के लिए कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स देने के लिए कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो चलता है जी। ये मेरे पास डिफरेंस है स्टूडेंट्स गुड्स और सर्विसेज का। अब बात आती है सर्विसेज होती कौन कौन सी हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज बच्चों। एक मेरे पास है बिजनेस सर्विसेज जिसके ऊपर चैप्टर ही बना है, एक मेरे पास है सोशल सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर, और एक मेरे पास है पर्सनल सर्विसेज। 3 तरह की सर्विसेज होती है जिसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि बिजनेस, एक बिजनेस को रन करने के लिए उसको क्या क्या सर्विस चाहिए, उसको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसको वेयर हाउसिंग चाहिए, उसको कम्युनिकेशन चाहिए, उसको इंश्योरेंस सर्विस चाहिए। तो एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए कौन कौन से सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसको बिजनेस सर्विस बोला जाता है। सोशल सर्विसेज जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से लोग करते हैं फॉर अचीविंग सर्टेन सोशल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं, प्रोवाइडिंग बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ प्रोवाइड करवा रही है हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज। तो ये आप लोगों के पास सोशल वेलफेयर के लिए है, तो ये एनजीओ सोशल सर्विस कर रही है जी। नेक्स्ट है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। दीज सर्विसेज आर नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म सर्विसेज अलग अलग है, जितने आप लोगों ने पैसे स्पेंड करे होंगे, जैसा आपका नेचर होगा, जिस जगह पर आप लोग गए होंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग मिली होगी। तो जो सर्विसेज अपने अपने अकॉर्डिंग होती हैं तो उसको कहते हैं पर्सनल सर्विसेज। आप बार्बर की शॉप में जाते हैं, बच्चे कटिंग करवा रहे हैं, तब भी आप लोग जैसे जिसको स्टाइल चाहिए उसको वैसा स्टाइल अपने तरीके से आप लोग करवा सकते हैं। इसका मतलब ये आपके पास पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं। उससे पहले आप लोगों के पास सोशल सर्विस, और हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है वो है बिजनेस सर्विसेज स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, और आप लोगों को सर्विसेज के फीचर्स पता होने चाहिए। चैप्टर जब स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस सर्विसेज की डेफिनेशन, सर्विसेज और गुड्स के बीच में डिफरेंस, सर्विसेज के फीचर एंड टाइप्स ऑफ सर्विस, ये बेसिक पार्ट होता है इस चैप्टर का जी। अब बिजनेस हमारे पास तो चैप्टर के अंदर मेन पार्ट तो बिजनेस सर्विसेज ही है, चैप्टर का नाम ही बिजनेस सर्विस है। तो कितने तरह की बिजनेस सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, कितने तरह के बिजनेस सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सर्विस है बैंकिंग, सेकंड सर्विस है मेरे पास इंश्योरेंस, थर्ड सर्विस मेरे पास है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये 2 तरह की सर्विसेज को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, बट ऐसा नहीं है कि कभी रैंडमली कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन इनके बारे में नहीं पूछ सकते। डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, और ये सारी सर्विसेज कैसे यूज होती है बिजनेस के अंदर ये पता होना चाहिए। बट चैप्टर को इलैबोरेट सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में किया है, एक बैंकिंग सर्विसेज जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होती है, और एक इंश्योरेंस सर्विसेज जो बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले मेरे पास आ जाती है स्टूडेंट्स बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आप लोगों के पास कमर्शियल बैंक, एक है आपके पास सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक 2 काम करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, और सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोलर बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को करेंसी इशूअर बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट्स बैंक बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को पापा बोलते हैं कमर्शियल बैंक का जी। बट कमर्शियल बैंक आप लोगों के पास क्या है जो हम लोगों के घर के आसपास हमें दिखता है, और 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। अब ये सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को कैसे कैसे होते हैं देखते हैं। पहले बैंकिंग का मतलब बता रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लैंड करते हैं, डिपॉजिट्स लैंडिंग किसके लिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में, और अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं और उस लोन को आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है हर एक कंट्री चाहती है कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट और बढ़े, तो बैंक आपको लोन दे रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उससे कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है। बैंक को कंट्री का कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि बैंक की वजह से इकोनॉमी बूम पर जाती है जी। अब बैंक में बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स बच्चों, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट वन इज
कमर्शियल बैंक, सेकंड वन इज कोऑपरेटिव्स बैंक, थर्ड स्पेशलाइज्ड बैंक और फोर्थ में आपको कह रहा था सेंट्रल बैंक। मेन हमारे पास दो ही बैंक हैं, एक हमारे पास कमर्शियल बैंक है और एक हमारे पास सेंट्रल बैंक है बच्चे, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सर कमर्शियल बैंक के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन कुणाल सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सर डिपॉजिट्स कितने तरह के होते हैं, हमने मेरे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स पढ़े होंगे। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो अलग अलग तरह के हैं। आप बैंक में जो डिपॉजिट करवा रहे हैं, जितने ज्यादा टाइम के लिए आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। आप डिपॉजिट ज़्यादा कराओगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए कराओगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कम टाइम के लिए डिपॉजिट करवाओगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट में मिलता है और करंट अकाउंट डिपॉजिट पे तो आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है, जबकि इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, हर इंसान अपने सेविंग को जनरली सेव करने के लिए ये डिपॉजिट्स करवाता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स ये ओपन बिजनेसमैन करता है बच्चों, क्योंकि उसको एक ही दिन के अंदर पता नहीं कितने सारे ट्रांजैक्शंस करती हो, तभी इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे पैसे चार्ज होते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पे। फिक्स डिपॉजिट, आपने बैंक के पास गए, बोला रख ले पैसे, इससे पहले 3, 4, 5 साल 10 साल से पहले पैसे लेने नहीं आऊंगा, मतलब ज्यादा टाइम के लिए आपने बैंक को पैसे दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है बैंक फिर आप लोगों को इंटरेस्ट भी ज्यादा देगा जी। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है मंथली बेसिस, सेम अमाउंट हर महीने जा रहा है, सेम अमाउंट हर महीने जा रहा है। आपने 1 साल तक आरडी कराया है, 3 साल तक कराया है, जितने भी साल तक कराया है, जब वो आरडी पूरी हो जाएगी तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाता है। मल्टीपल ऑप्शन का मतलब होता है कि जब आप लोगों ने बोला हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जिस दिन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हो जाए, कभी 5,000 जमा होते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 10 होते हैं, ये मेरा सेविंग अकाउंट है, जिस दिन इसमें 1 लाख हो जाए तो अपने आप एफडी कर देना। इसका मतलब ये सेविंग भी है और फिक्स्ड भी है, जिसके अंदर दोनों फीचर होते हैं, उसको हम लोग मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट बोलते हैं। तो मेरे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हैं, एडवांसिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास ग्रांटिंग लोन। बैंक के दो ही काम है, किसी भी बैंक को पहचानना हो तो बैंक के सिर्फ दो ही काम है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन। तो जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा रहे थे वो 5 तरह के थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो लोन दिए जाते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेकंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ मनी रिसीव थ्रू द डिपॉजिट्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स। कौन कौन से कुणाल सर? ओवरड्राफ्ट भी एक लोन है सर, कैश क्रेडिट भी कुणाल सर एक लोन है, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल भी कुणाल सर एक लोन है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये एक बार कवर किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये तो लगता है अकाउंट्स में भी कवर होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो भी करंट अकाउंट जिसका होता है, बिजनेसमैन होता है, जितना अकाउंट में पैसा नहीं होता उससे भी ज्यादा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है उसकी गुडविल के अकॉर्डिंग। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि आप लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, सैलरीज के लिए, वेजेस के लिए, बिल पे करने के लिए आप लोगों को पैसा चाहिए और बैंक आपको लोन देता है जी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ट्रेड का बिल का मतलब होता है कि आप लोगों ने किसी से पैसा लेना था, वो कह रहा है कि मैं 3 महीने बाद दूंगा, उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दी है कि पक्का दूंगा, बट आपको लगता है कि नहीं यार वो तो 3 महीने बाद देगा, बट मुझे ना पैसा अभी चाहिए, तो आप यही बिल लेके बैंक में जाओ, बैंक भी आपको पैसे दे देगा बट थोड़े से पैसे काट लेगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो इस तरीके से बैंक आप लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाता है। बट याद रखना, कमर्शियल बैंक को पहचानने की सिर्फ एक ही तरीका है कि कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन है, इट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब बात आ गई सर ई बैंकिंग की। सर आजकल बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है सर वो ई बैंकिंग सर्विसेज ही हैं, जैसे कि सर चेक फैसिलिटीज दे रहा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दे रहा है, एनईएफटी कर रहा है, आरटीजीएस कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर आज बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग तो हो रही है बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में, उसको ई बैंकिंग बोलते हैं, जिसमें मुझे कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए, जिसके थ्रू मैं कहीं से पैसा ले सकता हूँ, कहीं भी पैसा दे सकता हूँ, अपनी पासबुक चेक कर सकता हूँ, अपनी एफडी ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी एनी एक्टिविटी जो मेरी फिजिकल प्रेजेंस से बैंक में जाके हो सकती थी आज घर बैठ के हो सकती है। ऐसी बैंकिंग को ई बैंकिंग कहते हैं जी। ई बैंकिंग मींस एनी यूजर, किसी के पास भी अगर पीसी हो, ब्राउजर हो, कैन कनेक्ट विद द बैंक टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल बैंकिंग सर्विसेज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर।
ऑल द सर्विसेज दैट द बैंक हैज परमिटेड आर डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू। एक ऐप होती है बैंक की, उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपने क्या करना है। एंड एनी सर्विसेज कैन बी सेलेक्टेड एंड बेनिफिट्स कैन अवेल विद जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। सो इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग इज अ सर्विस provided by the banks which allow customers to conduct banking transaction over the internet using PC or mobile phone। जी, benefits of e-banking सर क्या बेनिफिट्स हैं ई बैंकिंग के, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बेनिफिट्स हैं 24/7 है, 24/7 ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास एक प्रूफ आ जाएगा कि आपने पैसे दिए हैं। मैं कभी किसी को कैश देता हूँ, भूल जाता हूँ कि दिए कब थे, किस डेट पे दिए थे, कब किसको दिए थे। ई बैंकिंग में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, नाम रिकॉर्ड होता है, टाइम रिकॉर्ड होता है, अमाउंट रिकॉर्ड होता है। 10 साल बाद भी चेक करोगे तब भी आपको मिल जाएगा जी। तो ये बहुत अच्छा प्रूफ है आपकी मेमोराइज करने के लिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 365 डेज, इससे बड़ी बात नहीं है कोई। कस्टमर कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग, दुनिया में कहीं पर भी हो यू कैन मेक पेमेंट। इट इंक्लूड्स और सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई बार बार पेमेंट्स कर रहा हूं, पूरी पासबुक बार बार आ रही है सामने, बार बार आ रही है, बार बार इंसान ना सोच समझ के करता है। फिर जब आपके सामने बार बार पासबुक आए, बार बार आपका बजट सामने बन के आए, बार बार आपकी इनकम जो आ रही है वो आए, बार बार आप जो खर्चे कर रहे हो वो आपके हाथ में है, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू दी बैंक्स। आप बैंक जाते हैं, पहले जाना पड़ता था, अब अनलिमिटेड एक्सेस है, 100 बार जाओ बैंक, बस फोन के थ्रू या फिर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। बैंक के बेनिफिट बता रहा हूं, जो बैंक ई बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाता है उस बैंक की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। कह रहे पहले इस एरिया में ब्रांच खोलो, उस एरिया में ब्रांच खोलो, उस एरिया में ब्रांच, अरे आप क्यों खोल लें हर एरिया में ब्रांच? आप घर बैठे तो आप अकाउंट ओपन कर देते हैं, और दुनिया में इंसान कहीं बैठा हो वो उसी एक अकाउंट से मैनेज कर लेगा, तो ब्रांच ओपन करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो ब्रांच की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, पर्संस की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, सैलरीज कम देनी पड़ेंगी, मैनेज करना काफी इजी हो गया है। ये मैं ई बैंकिंग के बेनिफिट्स बता रहा हूं बैंक के लिए, ई बैंकिंग के बेनिफिट्स से कस्टमर के लिए। द बर्डन ऑफ ब्रांच कैन बी कंसिडर रिड्यूस्ड, वो तो ब्रांचेस में बर्डन रिड्यूस होगा ही जी। नेक्स्ट सर मेरे पास सर्विस आती है सर इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस थोड़ी सी और भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हमें सिखाता है किसके बारे में जी, कि इंश्योरेंस करी जाती है लॉस को कवर करने के लिए। जब कभी भी लॉस होता है, लॉस को कवर करने के लिए क्या करी जाती है? इंश्योरेंस। क्या करी जाती है? इंश्योरेंस। प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, लॉस कवर करने के लिए। तो हर एक बिजनेस बहुत सारी चीजों की क्या करवाता है जी? इंश्योरेंस। सो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क विच इंक्लूड क्या? डेथ, डिसेबिलिटी, फायर, बर्गलरी, साइक्लोन्स एंड अदर हैपनिंग बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे लॉस हो सकता है। सो टू कवर अप दिस लॉस हम लोगों को क्या करनी पड़ती है जी? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी एग्री करती है कि रिटर्न में आपको कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक गुड अ लॉस और डैमेज और इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू। दो पार्टीज हैं, एक है इंश्योरर और एक है इंश्योरी। दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि आपने मुझे प्रीमियम पे करना है, एक अमाउंट पे करना है, और आपके लॉस को कवर मैं करूंगा अगर लॉस हुआ तो। अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है, वो बाद में पढ़ लेंगे। द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज पॉलिसी। द पार्टी हुज रिस्क इज इंश्योर्ड is known as the insured and the party who insurer the risk is known as insurer or a assurance of company। फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस मेरा रिस्क को शेयर करता है। कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम जब मैं पे करता हूं तो वो इकट्ठे होते रहता है, तो मेरा एसेट बन रहा है, फ्यूचर के लिए सेविंग्स हो रही है, इसे कहते हैं असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, कुछ हो जाए भाई तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा उस टाइम पर। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन मिलती है जी अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, अगेंस्ट लॉस। तो फर्स्ट है रिस्क शेयर करता है, कुछ रिस्क आपका कुछ रिस्क मेरा, इंश्योरेंस कंपनी का कुछ मेरा, बढ़ जाता है रिस्क। असिस्ट मतलब मैं इंश्योरेंस के पैसे इकट्ठे करते बल्क में मुझे बाद में मिल जाता है। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। अगर लॉस हुआ तो पक्का पैसा मिलेगा ही मिला, सर्टेन है, अनसर्टेन चीज सर्टेन है, पैसा मिलेगा, टेंशन मत ले। और प्रोटेक्शन, द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द प्रोबेबल चांस ऑफ लॉस। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग तो नहीं रोक सकता, जो होना है वो तो होके रहेगा, बट उस हैपनिंग से जो लॉस होगा उस लॉस को कवर करने में इंश्योरेंस डेफिनेटली हम सब लोगों की हेल्प
करेगा जी। कौन कौन से मेरे पास इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स होते हैं? जैसे कि आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। आप सब बच्चों को पता है कि अटमोस्ट गुड फेथ क्या इंडिकेट करता है? अटमोस्ट गुड फेथ बताता है कि इंश्योरर और इंश्योरी के बीच में हर एक चीज डिस्कस हो। इंश्योरेंस कंपनी बताए कि आपको कब कब क्लेम मिल सकता है, कब कैसे कैसे मिलेगा, कब नहीं मिलेगा ये भी बताए भाई, और वो जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी बताए कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट टाइम क्या हुआ था, आगे मेरा क्या प्लान है। जब हर एक चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी, लिखी होगी, सबको उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होगा, तभी वो इंश्योरेंस वैलिड है, नहीं तो वॉइड है। इसका मतलब इंश्योरेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। Utmost good faith. A contract of insurance is a contract of Amber and Fedi. That is, a contract found is utmost good faith. Both the insurer and the insured should display good faith towards each other. Thus, it is a binding on the prosperous to disclose all the material fact. It is the duty of the insured to voluntarily make full accurate disclosure. खुद से बताए हर एक चीज इंश्योरेंस के बाद में डिस्क्लोज करें। इसको कहते हैं हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड प्रिंसिपल है बच्चों मेरे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई भी इंसान किसी भी चीज की इंश्योरेंस सिर्फ तब ले सकता है जब उस चीज को कुछ होने से, उस चीज को नुकसान होने से, उस चीज की चोरी होने से आपका नुकसान हो। रोड पे चलते हुए इंसान की इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते। कोई गाड़ी, आपकी किसी गाड़ी की इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, उसको होने से आपको कोई दुख नहीं होगा, आप उसकी इंश्योरेंस नहीं ले सकते। अगर आपने ले ली इंश्योरेंस तो वो इंश्योरेंस नल एंड वॉइड है। क्या बोल रहे हैं? द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए 18 ईयर्स से पहले अगर पेरेंट्स भी आपके इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो भी वैलिड है। 18 ईयर्स के बाद पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज के ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए फिर वो इंश्योरेबल नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर उसके बाद कराई गई है तो। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जितना भी आपका लॉस हुआ है सब आपको उतना मिलेगा। आपने 10 लाख की इंश्योरेंस कराई थी, फायर इंश्योरेंस, 2 लाख का लॉस हुआ है फायर होने की वजह से, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 लाख। जितना लॉस उतना पैसा, इसको कहते हैं इंडेमनिटी प्रिंसिपल। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर और मरीन, हाँ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई इंडेमनिटी प्रिंसिपल फॉर वैलिड नहीं होता। लाइफ चलेगी तो कितना नहीं होता उसमें, तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल फॉलो लाइफ में नहीं होता, बाकी सब चीजों में होता है मोस्टली। The insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to damage or destruction of the property insured. This principle of indemnity does not apply to the life insurance जो आपको बता रहा था। तो ये पहले 3 प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों के प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में। फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ, सेकंड प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और थर्ड प्रिंसिपल है मेरे पास क्या? इंडेमनिटी। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमेट कॉज। आपने जिस पर्पस के लिए इंश्योरेंस ली है, आपने फायर के लिए इंश्योरेंस ली है, क्लॉज में लिखा हुआ फायर, अगर गुड्स का नुकसान सिर्फ फायर की वजह से ही होता है तभी आपको क्लेम मिलेगा। अगर कोई और कॉज की वजह से, किसी और कारण की वजह से लॉस हो जाता है, सॉरी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉजा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेस विच आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड, जो स्टेट हुआ हो, जो पॉलिसी में स्टेट हुआ हो, सिर्फ उसके लिए। इन द केस ऑफ 2 और मोर कॉज द प्रॉक्सिमेट कॉज दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट। अगर आग भी लग गई थी और भी कुछ हो गया था, तो 2-3 कारण की वजह से हुआ है, तो तब देखा जाएगा कि कौन सा कारण सबसे ज्यादा की वजह से हुआ है। तो अगर आपका वो स्टेटेड होगा तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सबरोगेशन का मतलब होता है कि आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम एज फार एज द राइट ऑफ द इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम, आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी, गाड़ी चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी में आपको इंश्योरेंस दे दी, ठीक है, इंश्योरेंस मिल गया आपके, वेरी गुड, आप अपने घर चले गए हैं, गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी आपकी नहीं है, अब गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी की है, क्योंकि उसने उस कंपनी के लिए, उस गाड़ी के लिए आपको क्लेम दे तो चुके हैं। तो जिस चीज का आप लोगों ने क्लेम ले लिया है, अब उसका आपके ऊपर कोई राइट नहीं है जी। इसे कहते हैं हम लोग सबरोगेशन। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम और हर, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेस ऑन द इंश्योरर।
दिस इज बिकॉज द इंश्योर शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट। ये ना हो ना मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी ले लिए और मुझे गाड़ी मिल गई, ऐसा नहीं होता। याद रखना, इंश्योरेंस सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए करी जाती है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इंश्योरेंस नहीं करी जाती। फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। According to this principle, in the case of double insurance, the insurers are the share the loss in the proportion to the amount assured by each of them. अगर आप लोगों ने क्या किया, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस एक कंपनी से नहीं 2 कंपनी से करा दी और गाड़ी चोरी हो गई, तो आपकी 3 लाख की इंश्योरेंस थी, तो ये मत सोचना कि 2 कंपनी 3 लाख दे देगी, ऐसा नहीं होता। आप चाहे 10 कंपनी से इंश्योरेंस करा लो बेवकूफों की तरह, 10 कंपनी का प्रीमियम भरते रहो, आपको मिलेंगे 3 लाख ही, क्योंकि गाड़ी की वजह 3 लाख ही है। उन कंपनी वालों का फायदा हो गया, 10 कंपनी से करा ली, 30 हजार रुपए देंगे हर कंपनी, बस मिलेंगे तुमको 3 ही। अब तो फिर तो तू बेवकूफ निकला कि तूने 10 कंपनी से ली क्यों? अगर एक ही कंपनी से लेता तब भी तेको 3 लाख ही मिलते और सिर्फ तेको प्रीमियम एक कंपनी में देना पड़ता। तो कोई ऐसा नहीं करता कि एक ही चीज की इंश्योरेंस अलग अलग जगह से करवा लेगा और सब जगह से पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करा तो सारे वो कॉन्ट्रीब्यूट करके लॉस पे करेंगे, ये भी याद रखना जी। So in case of multiple policies, the insured has no right to recover any extra amount above and above the loss. Next है मेरे पास mitigation. Mitigation का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Mitigation कहता है the principle states that अगर आपने किसी चीज की इंश्योरेंस कराई है तो ये आपकी ड्यूटी है उस चीज को प्रोटेक्ट करने की। ये नहीं सोचना आप लोगों ने कि अगर आग लग रही है तो मैं अपने घर जाके सो जाता हूं क्योंकि उस चीज की इंश्योरेंस हुई है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। अब सर्टेन स्टेप्स कॉल्स भी हो सकते हैं, पुलिस कॉल भी हो सकता है, इमरजेंसी कॉल्स भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ जो आप मैक्सिमम स्टेप कर सकते हैं। ये थोड़ी ना आग लगी आग में कूद जाओगे कि भाई नेसेसरी स्टेप्स लेने थे, ऐसा नहीं होता। जो नेसेसरी हो सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो वो आप करें, सो मत जाना, ये तो कंफर्म्ड है जी। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. The insured must behave with a great prudence and not be careless just because there is an insurance cover. If reasonable care is not taken, then the claim be lost. तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा आया था स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्रिंसिपल था आपका दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ। सेकंड प्रिंसिपल था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थर्ड प्रिंसिपल आप लोगों के पास इंडेमनिटी। फोर्थ प्रिंसिपल प्रॉक्सिमेट कॉजा। फिफ्थ सब्रोगेशन। सिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन और सेवेंथ आप लोगों का प्रिंसिपल है बच्चे दैट इज मिटिगेशन। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं बच्चे जो आप लोगों के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने तरह की इंश्योरेंस होती है? एक आप लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस होती है जी। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए होती है, प्लस ये इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। अगर आपको कुछ हुआ बिफोर द इवेंट, होने से पहले, अगर कुछ टाइम खत्म होने से पहले कुछ नहीं हुआ तो आपको इकट्ठा पैसे मिल जाएगा इतने सालों से विद इंटरेस्ट, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी कहा जाता है जी। A life insurance policy is basically a protection against the uncertainty of life, that is death. Life insurance may be defined as a contract in which insurance company undertake to insure a title life of a person called assured in exchange of some money called premium. क्या पे करना होता है आप लोगों ने? प्रीमियम। इंपॉर्टेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट अ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है भाई फैमिली को उस वक्त। जिसने जाना है बच्चे वो तो चले जाता है, बट अगर उसके जाने से बाकी फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो कैसे अपनी आगे लाइफ रन करेंगे, तो वो मनी बहुत सपोर्ट करता है जी। इट गिव्स एडुकेट अमाउंट ऑफ एट एन ओल्ड एज वेयर, अच्छा अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो जितने टाइम तक आप लोगों ने इंश्योरेंस पे करी है तो उसका आपको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट because a certain sum is returnable to assured at the time of death or at the time of expiry of certain period. मेन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये अटमोस्ट गुड फेथ होता है भाई, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ दिक्कत है हेल्थ वाइज तो बता दो। इन केस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर मैं किसी और की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहा हूं तो मेरा उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप बेमतलब में किसी की लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा सकते। इट इज टू बी नोटेड दैट एन एम्प्लॉयर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पहले बता चुका हूं जी। ये थोड़ी कि लाइफ चली गई थोड़ा सा लॉस हो गया जी, थोड़ा क्या होता है जितने की पॉलिसी पूरा लॉस हो गया जी। नेक्स्ट मेरे पास आती है बच्चे फायर इंश्योरेंस। ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर करी जाती है, मोस्टली गुड्स के ऊपर, सर्विसेज कह रहा हूं मैं, गुड्स के ऊपर करी जाती है। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस, सच में वो लॉस होना चाहिए। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल, जानबूझ के आग मत लगा देना, क्योंकि जो वहां पे
एनालाइज करने वाले हैं कि कैसे आग लगी है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे जी। मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योरर हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप फायर इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं चीजों के ले सकते हो जिसके ऊपर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबको सही बताना है, फायर इंश्योरेंस ले रहे हो, आपको पता है रोज आग लगती है, तारे खराब है आपकी, आपको बताना चाहिए था ये। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। जितना लॉस होगा सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा, बेमतलब का पैसा नहीं मिलेगा। द इंश्योरेंस इज लायबल टू कॉम्पनसेट ओनली व्हेन द फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉजर। गुड्स खराब हो गए आग की वजह से, तभी पैसा मिलेगा, किसी और चीज के चूहे खा गए पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चे मरीन इंश्योरेंस। शिप के लिए जब जा रहे हैं, गुड्स लेके जा रहे हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अ मरीन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू एक्सेंट देयर बाय एग्री टू अगेंस्ट। मरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस बाय द मरीन पेरिल्स, जैसे पेरिल्स ऑफ द सी, कॉलिजन हो गया, शिप टकरा गई आपस में, आपस में टकरा गई, पत्थर टकरा गई, भाई डूब गई शिप, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, सब खराब हो गया, उसके लिए इंश्योरेंस को बोलते हैं हम लोग मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस हमारे पास होती किन किन चीजों की है? शिप की होती है, जिसको हल्क भी बोल सकते हैं, जो उसमें गुड्स जा रहे हैं कार्गो, उसकी इंश्योरेंस होती है, और जो आपने शिप से गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भेजा था, इसमें जो पैसा लगा उस पैसों को भी क्या हो सकती है जी? इंश्योरेंस। तो 3 तरह की इंश्योरेंस होती है मरीन के अंदर भी, एक आपके पास शिप और हल्क की, कार्गो की और फ्राइट इंश्योरेंस जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है जो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कितने तरह की है बच्चों? एक आती है होल लाइफ पॉलिसी, सबके अलग अलग प्लान है। एक आता है एंडोमेंट लाइफ, जॉइंट, एनुअल, चिल्ड्रंस। अब फटाफट देखना, होल लाइफ पॉलिसी, इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट टू पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। होल लाइफ पॉलिसी है जी, उससे पहले नहीं मिलेगा, डेथ होने के बाद ही मिलेगा जी। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स पीरियड, 20 से 30 साल देना है फॉर द होल लाइफ। अब आपने 20 साल तक प्रीमियम पे कर दिया, बट अभी आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो, तो प्रीमियम कुछ आप पे नहीं करना, हो गया आपका, बट पैसे सिर्फ फैमिली को मिलेंगे, इसको होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। सेकंड, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, एश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम विद द इंश्योरेंस अटेन्स अ पर्टिकुलर एज और हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। ये आपकी इंश्योरेंस भी है, आपने पेमेंट दे दी, पैसे दे दिए, डेथ नहीं हुई, टाइम पीरियड पहले खत्म हो गया, 15 साल हो गए इंश्योरेंस को, तो पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, ये आपको मिलेगा। वो सिर्फ तभी मिलेगा जब डेथ हो जाएगी, वो फैमिली को मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा अगर डेथ नहीं हुई तो पहले। जॉइंट लाइफ, द पॉलिसी इज टेकन अप टू 2 और मोर पर्सन। फैमिलीज मोस्टली जॉइंट लाइफ पॉलिसीज करवाती हैं, प्रीमियम कम हो जाता है, एक ही पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लोग इंटाइल हो जाते हैं। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली। अब जॉइंटली को प्रीमियम पे किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो प्रीमियम बाकी सब चीजों से फिर कम होगा। एनुअल पॉलिसी, under this policy the assured sum of policy money is payable after the assured attains a certain age in the monthly, quarterly, half yearly और annual installment। मैंने क्या करा है, मैंने पॉलिसी करवा दी और मैंने बोला कि मुझे ना डर है अपनी फ्यूचर इनकम का, तो 10 साल बाद क्या करो, मुझे हर महीने कुछ पैसे दो, या हर साल मुझे 5 लाख रुपए दे देना। ये वाली पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल पॉलिसी, जब आपको डर हो आपकी इनकम का। चिल्ड्रंस एंडाउनमेंट पॉलिसी, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा, दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर एंड व्हेन द चिल्ड्रन अटेन्स अ पर्टिकुलर एज, जब वो पर्टिकुलर एज अटेन कर लेगा, द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ ही डाइड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। बस हाँ, जब डेथ हो जाएगी तो कौन सा प्रीमियम होता, तब कोई प्रीमियम नहीं होता जी। नेक्स्ट आप लोगों के सर्विसेज कम्युनिकेशन भी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वेयर हाउस भी है बच्चों। वेयर हाउस आपको पता होना चाहिए क्या है, वेयर हाउस जहां पे पैसे, जहां पे गुड्स को स्टोर किया जा सकता है बच्चों। और ये तीनों सर्विसेज हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 सर्विसेज हैं, एक है बैंकिंग और एक है आप लोगों के पास वेयर हाउस सर्विसेज। थैंक यू।